प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम किसान की बात के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ कोमल भारती और मैं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, देखिए, जो हम भोजन लेते हैं जी, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और यही सलाह दी जाती है कि हम संतुलित आहार का प्रयोग करें। बिल्कुल। और जो समय होता है, सर्दी हो या गर्मी हो, समय पर जो बीमारियां आती हैं उनसे बचने के लिए ये भी कहा जाता है कि आपको संतुलित आहार के साथ साथ फलों का भी खूब सेवन करना चाहिए। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो संतुलित आहार की बात हम करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही महंगा कोई खाना आप खाएं, बल्कि जो हमारी खेती किसानी में उत्पादन होने वाली चीजें हैं जी, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, यही सब मिलकर के संतुलित आहार बनाते हैं। और जहां जैसे कि आपने कहा कि फलों का बहुत ही महत्व है और हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर अलग अलग फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में जानकारी दिलवाते रहते हैं। और आज हम जानकारी लेंगे अनार की वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक के बारे में, किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद है, किस प्रकार से इसका हम उत्पादन अच्छा सा करके ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर NV सिंह जी को, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। और हमारे जो श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं क्योंकि सजीव प्रसारण चल रहा है। और वैज्ञानिक जो हमारे उपस्थित हैं उनसे अपना कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हम चाहेंगे कि टेलीफोन नंबर बता दें। जी बिल्कुल। हमारे इस लाइव टेलीफोन इंटरेक्शन जो प्रोग्राम है हमारा किसान की बात, इसमें आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं वही जाने पहचाने 23421081 और 23421083 यानी 23421081 और 23421083। और इससे पहले आप दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और डायरेक्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर NV सिंह से आप अनार से जुड़ी हुई जानकारियां ले सकते हैं कि अनार की खेती में आप किस तरीके से लागत कम कर सकते हैं, या अनार की खेती अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके क्षेत्र के हिसाब से क्या आप सही जगह पर हैं कि आप अनार की खेती कर सकते हैं या नहीं। ये सारी जानकारियां आज आपको मिलेंगी हमारे कार्यक्रम किसान की बात में। डॉक्टर NV सिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अनार किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए और किसानों के लिए लाभदायक है। देखिए, अनार एक बहुमुखी फल फसल है। अगर आप देखें कि जैसा हम सभी जानते हैं कि चाहे मृदा की स्थिति हो, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, तो धीरे धीरे हमारे खेती योग्य भूमि सिकुड़ रही है। तो अनार एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक क्रॉप है जिसे आप जहां पे कम पानी की उपलब्धता है उस जगह पे लगा सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि यह एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभिन्न फल फसल जो है हमारे, आपका विटामिन हो, मिनरल्स हो, इन सभी में काफी अमूलचूल मात्रा फलों में होती है। बट अनार एक ऐसा फल है, इन सब के साथ साथ इसमें बहुत से फाइटोकेमिकल्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं जिनकी बहुत से आप समझ लीजिए जादुई थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये स्वास्थ्य के लिए, इवन आप देखेंगे कि अनार का जो उत्पादन और मांग है कोविड के बाद से और तेजी से बढ़ी है क्योंकि हमारे उपभोक्ताओं में अपने स्वास्थ्य को लेके जो सजीवता है और बढ़ी है। अनार जैसे फल फसलों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी फसल है। इसके साथ साथ आप अनार के जरिए जितना आप लागत खेती में लगा रहे हैं उससे एक आप अच्छा खासा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी खूबियां हैं अनार की, जिससे किसान भाइयों को भी फायदा है, एक्सपोर्ट के लिए हमें फायदा है और साथ में जो कंज्यूमर्स हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी काफी ये स्वास्थ्यवर्धक है। यानी आपने बताया कि ये बारानी क्षेत्रों में, कम पानी वाली जगह में भी उत्पादन हो जाता है। तो हमारा इतना बड़ा देश है और विभिन्न प्रकार की जलवायु है, ये अनार की जो फसल है किन किन क्षेत्रों में और कैसी जलवायु में उगाई जा सकती है?
देखिए, अनार का जो मुख्य क्षेत्र है भारत में वो दक्कनी पठार का क्षेत्र है, जिसमें आप महाराष्ट्र का, विदर्भा का भाग छोड़ दें, बाकी सब जगहों में अनार विदर्भा छोड़ के होता है महाराष्ट्र में। इसके साथ साथ कच्छ में जो गुजरात का क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र हमारा अग्रणी राज्य है अनार उत्पादन में। इसके बाद बहुत तेजी से गुजरात में वृद्धि हुई है। गुजरात पिछले 10-12 सालों पहले गुजरात का कोई स्थान नहीं था और आज वो दूसरे स्थान पे आ गया है। लगभग 30 से 40 हजार हेक्टेयर एरिया अनार की खेती जो है गुजरात में होती है। आपका बनासकांठा, साबरकांठा, कच्छ का जो भाग है, इधर काफी अनार होता है। इसके साथ साथ कर्नाटक तीसरे नंबर पे आता है, वहां पे भी ये भी दक्कनी पठार का क्षेत्र है। इसके साथ साथ कुछ भाग तेलंगाना के और आंध्रा के जो तेलंगाना से सटे हुए भाग है, वहां भी इसकी खेती होती है। राजस्थान में काफी तेजी से अनार फैल रहा है। आप बलोत्रा की बात करें, चाहे आप सिरोही की बात करें, पाली की बात करें, तो इन क्षेत्रों में अनार काफी तेजी से फैल रहा है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ठंडे जगहों पर, जैसे हिमाचल में आप जाएंगे तो कुल्लू और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफी अनार बहुत पहले से उगाया जा रहा है। उनकी अपनी कांधारी इस प्रकार की किस्में थी, तो उसमें कुल्लू क्षेत्र में जाएंगे तो काफी अनार पहले से। तो ले दे के हम ये बोल सकते हैं कि ये सब तो ट्रेडिशनल एरिया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, कुछ भाग उत्तर प्रदेश के काफी जगहों पे अनार तेजी से फैल रहा है। और आज के दिन लगभग 2,80,000 हेक्टेयर एरिया आपका अनार के अंदर आ गया है। तो जैसे हम इसको पहले माइनर क्रॉप बोलते थे, तो अब किसी भी दृष्टि से एक माइनर क्रॉप नहीं, बल्कि हमारे भारतीय परिवेश में, बल्कि वैश्विक स्तर पे भी एक अब मेजर क्रॉप की तरह उभर के सामने आया है। तो डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में अनार की फसल उगाई जा रही है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए किस्में भी अलग अलग होंगी। कौन कौन सी किस्में हैं मुख्य, जिनको हमारे भारत में, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, जहां पर अभी कम है, वहां पर भी लोग उगा सकते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जैसा मैंने बताया कि अनार बहुत कम समय में, मतलब 2 दशकों के अंदर ही इसका क्षेत्रफल कभी पहले 90 के दशक में 10,000 से 12,000 हेक्टेयर के आसपास था, आज वो 2,80,000 हेक्टेयर हो गया है। परंतु जिस तरीके से क्षेत्रफल बढ़ा, उस तरीके से हमें हमारे पास किस्मों का भंडारण, किस्मों की संख्या वो उतनी नहीं बढ़ी। आज भी हम देखेंगे तो मुख्यतः पहले जैसे एक गणेश किस्म थी, बहुत अच्छी किस्म थी, बट उसमें रंग उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद जो अनार में तेजी आई क्षेत्रफल में, वो मुख्यतः भगवा के कारण आई, और ये कलर्ड वैरायटी थी हमारी। और लगभग आज 80% क्षेत्रफल जो भी अनार का है, आप देखेंगे तो भगवा किस्म के अंदर है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र द्वारा सोलापुर लाल नामक एक बायो फोर्टिफाइड और क्लाइमेट रिजिलिएंट किस्म विकसित की गई है। इसके बाद भगवा से सुपर भगवा निकल के आई, और हमारे एक किसान भाई ने बहुत अभी रिसेंटली ही शरद किंग के नाम से एक वैरायटी रजिस्टर की है, वही भगवा से ही सिलेक्शन करके निकाला है। तो ये कुछ किस्में, इसके साथ मृदुला रक्ता, कुछ क्षेत्रों में जैसे आप हिमाचल में जाएंगे तो कांधारी सीडलेस के नाम से भी विकसित की गई है किस्में। और कुछ ट्रेडिशनल वैरायटी, जैसे मैंने बताया गणेश है, कुछ जगहों पे आलंडी लगाते हैं, कुछ जगहों में ढोलका, बट मुख्यतः आज की डेट में भगवा ही मुख्य किस्म है अनार की। हाँ, अच्छा, आपने बताया कुछ रंगीन किस्में हैं, कुछ भगवा कलर की हैं, कुछ रेड कलर की हैं, तो क्या इनके न्यूट्रिशन वैल्यू में कुछ फर्क है? निश्चय ही, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि आजकल सबसे पहले कोई भी इंसान आंखों से चीजों को ग्रहण करता है, तो जो देखने में जितनी रंगीन है, हम ऐसा मान के चलते हैं इसका न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टी, फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टी, एक अलग से उसका आकर्षण ही एक अलग होता है। तो और अनार में भी जो क्षेत्रफल और उत्पादन में जो विकास हुआ है, जो कलर्ड किस्में, रंगीन प्रजाति जो हमारी भगवा आई, जो गणेश और साथ में गुलेशा रेड एक रशिया की किस्म थी, उससे ब्रीड करके बनाई गई, तो भगवा मृदुला रक्ता आने के बाद ही इसमें विकास हुआ। और निश्चय ही कलर्ड किस्मों में जो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, पर्टिकुलरली फाइटोकेमिकल, एंथोसाइनिन कंटेंट, ये सब निश्चय ही ज्यादा होता है, अपितु जो किस्में उतनी कलर्ड नहीं है, रंगीन नहीं है। जी, यानी इन किस्मों को उगा करके किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। निश्चय। अच्छा, बात ये आती है कि जो फल वृक्ष को लगाने का खास तौर पर तो बरसात के मौसम में लगाते हैं, इस समय भी कुछ पेड़ जो हैं बड़े हो गए होंगे, उनसे ज्यादा लाभ एकदम तो मिल नहीं पाएगा। कितने समय में फल लगने शुरू हो जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, भगवा में मतलब अनार के उसमें बहुत ज्यादा जुवेनाइल फेज नहीं होता है, तो अपितु हम ये सलाह देते हैं कि 2 साल बाद ही पहली बार आपको फूल पकड़ना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब, आपसे इस प्रश्न का जवाब जरूर लेंगे, लेकिन एक श्रोता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए पूछ लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो, दिलीप दास, बेगूसराय, बिहार से। सवाल मेरा ये है, मैडम, जो हम लोग जैसे दिल्ली कमाने के लिए आते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए, तो यहाँ जो अनार खरीद के खाते हैं और हमारे घर पे जो अनार का पेड़ है ना, जितना खाने में दिल्ली का अनार लगता है, तो मेरे गाँव वाला अनार उतना खाने में अच्छा नहीं लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा बताना चाहूंगी, दिल्ली में बहुत ज्यादा अनार का क्षेत्रफल नहीं है। जो भी आप दिल्ली में अनार देखते हैं वो मुख्यतः या तो राजस्थान से आता है या महाराष्ट्र या गुजरात से इधर आता है आजादपुर मंडी के जरिए। तो जो लाल, ये
जो आता है यहाँ किस्म मुख्यतः 90% से ज्यादा अनार जो आता है वो भगवा किस्म का होता है। तो ये किस्म का नाम भगवा है। तो इसका दाना एकदम मुलायम होता है और इसमें मिठास अच्छी होती है और रंग भी इसका गाढ़ा लाल होता है, दाने का भी और छिलके का भी। पर हमारे यहाँ जो गाँव में किस्में बहुत पहले से लगाते हुए हम आ रहे हैं, तो मुख्यतः वो गणेश टाइप की किस्म या लोकल टाइप की किस्म होती है, जिसमें खाने में तो ठीक ठाक होती है पर उसमें रंग उतना अच्छा नहीं आता। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि आजकल जो भी कंज्यूमर है वो पहले देखने में कोई चीज अच्छी है कि नहीं, उसके बाद ही उसकी तरफ आकर्षण होता है। तो इन कारणों से जो भगवा किस्म अगर आप लगाएंगे तो आपके गांव में भी वैसा ही लाल रंग का, परंतु अभी जैसे आने वाले समय में बताऊंगा कि क्या क्या जलवायु और मृदा परिस्थितियां होनी चाहिए अनार के उत्पादन हेतु, तो वो सब ध्यान रख के ही आपको अनार लगाना है, उसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। यानी अलग अलग किस्म की वजह से ये फर्क हो सकता है। जी, एक और श्रोता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। किचन गार्डन में हमने अनार के पौधे लगा रखे हैं और इसमें अनार भी आए थे और अनार का स्वाद थोड़ा फीका रहा, खटास में रहा, तो हमने उसका गमला बड़ा कर दिया। तो उसके बाद उसमें पौधे में कोई अनार नहीं आया एक सीजन। तो इसका क्या कारण है? हमने उसमें खाद वगैरह दोबारा से डाल दी थी और एक पौधा हम बाजार से नर्सरी से खरीद के लाए थे, 5 अनार लगे हुए थे। हम जैसे लाए थे डॉक्टर साहब, महंगा तो बहुत दिया, पर वो जितने 5 अनार लगे थे वैसे के वैसे साइज के रहे, फिर वो पूरा पौधा ही सूख गया। इसका क्या रीजन रहा होगा, इसके बारे में बताएं। और हमारा अनार क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं, हमें और क्या मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, अनार अगर आप बोल रहे हैं खाने के बाद भी खट्टा रहा, तो कई जंगली प्रकार के भी अनार होते हैं जो स्वभाव से खट्टे होते हैं। तो खट्टे अनार रहेंगे तो आप उसमें कोई भी शस्त्र क्रिया कर लें, अगर उसका जेंटिस खट्टा है तो वो मीठा नहीं हो पाएगा। दूसरा ये कि आप जब भी अनार के पौधे या कोई भी फल पौधे लेते हैं, क्योंकि बहुत देखरेख करनी पड़ती है, बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता है, तो आप सर्टिफाइड नर्सरी से ही कोई पौधा ले, किसी के बोलने पे कहीं से ही पौधा न ले। वरना क्या होता है, ये किस्मों का हेरफेर, जो किस्म जानी चाहिए वो किस्म नहीं मिल पाती है, कोई भी पौधा आपके पास चला जाता है। तो सर्टिफाइड नर्सरी से ही लें या कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए लें या जो विश्वविद्यालय हैं उनके जरिए आप जहां पे अनार के पौधे उपलब्ध हों वहां से नॉन वैरायटी के पौधे लें। बाकी जहां तक फल में सूखने का है, उसके कई कारण हो सकते हैं। पहले देखिए, हम अनार में जब हम पुष्पन लेने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपको 3 से 4 महीने पहले उसमें एक बेसल डोज जो न्यूट्रिशन का है, जिसमें आपका जैविक और अजैविक दोनों स्रोतों के जरिए हम उसका न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो देना बहुत जरूरी है। और फ्लावरिंग जब आपको लेना है तो उससे पहले अनार में पानी रोक के एक हम तान की प्रक्रिया देते हैं, जिसमें पत्ती हल्की हल्की पीली पड़ जाए। ये तान इसके लिए फिजियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से हो तो लगभग आप फ्लावरिंग जिस समय आपको पकड़ना है, दिल्ली के कंडीशन में मुझे लगता है अम्बे बहार मतलब फरवरी मार्च की जो फ्लावरिंग है आम के साथ वाली, वो एक ठीक फ्लावरिंग होगी, या बरसात के तुरंत बाद, क्योंकि यहाँ ठंडा ही बहुत ज्यादा है, गर्मी ही बहुत ज्यादा है। तो अगर आप अम्बे बहार वाली फ्लावरिंग पकड़ रहे हैं तो आपको गर्मी के समय में फ्रूट को थोड़ा बैगिंग करना पड़ेगा और आपको प्रोसेस शुरू कर देना है अक्टूबर से ही। आपको उसमें बेसल डोज जो न्यूट्रिशन का डालना है वो अक्टूबर में ही डालना है और उसके बाद नवंबर दिसंबर में पानी हल्का सा रोक के, ताकि पत्ती पीली पड़ जाए, अपने आप गिरने लगे। उसके बाद जब आप फरवरी मार्च में फ्लावरिंग लेंगे, सिंचाई करके, हल्की छटाई करके, तो निश्चय ही आपके अच्छे फूल और फल आएंगे। और बहुत जब गर्मी शुरू हो तो सन स्कॉचिंग इसमें होता है। तो आजकल बहुत सस्ते बैग आते हैं, अमेजन पे भी मिलता है, बहुत जगहों पे मिलता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, उससे आप अपने फ्रूट को कवर कर सकते हैं, तो इससे आपके फल अच्छे रहेंगे। और डॉक्टर साहब, इन्होंने ये भी कहा कि 4-5 फल लगे हुए थे, ऐसा पौधा लेके आए हैं, शायद बहुत बड़ा पौधा भी इन्होंने ले लिया है। जो नया पौधा लगाएं तो वो तो छोटा ही पौधा लगाना चाहिए। देखिए, आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि नर्सरी का रोल बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम अभी भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कराया है, तो इसमें अब नर्सरी में ही पौधों को कुछ ध्यान देके अच्छे तरीके से उसको रोकथाम करके और बड़े पौधे ही देने ज्यादा बेहतर है। तो इससे बड़े पौधे भी आप ला सकते हैं, बस ये है कि आप जमीन में जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसको खोद के दूसरी जगह नहीं लगाना चाहिए, उससे उसके मरने के चांसेस रहते हैं। एक और श्रोता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब, आइए पूछ लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपने परिचय दीजिए और अपना सवाल कीजिए। मैं श्रवण कुमार, मैं अनार वर्गीय किस्म में
फूल वगैरह इसमें फूल तो है लेकिन फल नहीं लग रहे हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपका फ्लावर ड्रॉप का प्रॉब्लम है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पोषक तत्वों का खास ध्यान रखना है अनार में। नहीं तो क्या होता है, पुष्पन तो आ जाता है पर विभिन्न कारणों से फ्लावर ड्रॉप होने लगता है। तो कई वजह हो सकती हैं। आप जैसा मैंने बताया कि जब भी आपको पुष्पन लेना हो उसको 3-4 महीने पहले से ही आपको ध्यान देना शुरू करना है। उस समय एक बेसल डोज डालना है। जैसे मैंने बोला कैसे पानी को रोक के हल्का सा तान देना है ताकि पत्ती पीली पड़ने लगे, अपने आप गिरने लगे। उसके बाद आपको हल्की छटाई करनी है और फिर सिंचाई शुरू करना है और फिर एक बेसल डोज देना है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। कई कारण हो सकते हैं फ्लावर ड्रॉप के। अगर एकाएक जलवायु का ऊपर नीचे होता है तो भी आपका फ्लावर ड्रॉप हो सकता है। ये ध्यान रखें जब तक पुष्पन की क्रिया पूरी न हो जाए बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं करनी, बहुत हल्की सिंचाई रखनी है। नाइट्रोजन का कोई भी केमिकल सोर्स जैसे यूरिया हो गया, इस टाइप का आप फ्लावरिंग के समय न डालें। नहीं तो क्या होता है, फ्लावरिंग सप्रेस हो जाएगा और वेजिटेटिव ग्रोथ आपका पत्तियां ज्यादा आने लगेंगी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका निश्चय ही पुष्पन अच्छा होगा। पुष्पन के बाद सेटिंग भी अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, फिर उसी सवाल पे आते हैं, पौधा लगाने के बाद कितने समय बाद उस पे फल आने शुरू होते हैं? जैसा मैंने बताया, अनार में जुवेनाइल फेज बहुत लंबा नहीं होता। जहां तक पुष्प आने की बात है वो तो 15 से 18 महीने पे बहुत अच्छे से पुष्प आने लगता है। कई जगहों पे किसान इवन उसको लेते भी हैं और पहली तोड़ाई आप 2 साल के आसपास में कर लेते हैं। परंतु हमारी ये सिफारिश रहती है कि 2 साल तक पौधे को ग्रोथ करने दें और 2 साल बाद आप पहला पुष्पन पकड़ें तो आप 2.5 साल में लगभग आप ये फ्लावरिंग से फ्रूटिंग का जो फेज होता है 6 से 6.5 महीने का होता है। भगवा किस्म अगर आप लगा रहे हैं तो, क्योंकि ये थोड़ी लंबी ड्यूरेशन की वैरायटी है, तो आप लगभग 2.5 साल से लेकर 30 महीने के आसपास में पहली हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो 2 साल के बाद लाइन पर आ गए हैं। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। परिचय दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो, मैं धर्मवीर दोबारा से। बेसल डोज क्या विधि होती है, इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं तो अच्छी बात है कि जानकारी अच्छी मिलेगी। जी, न्यूट्रिशन पौधों में देने का 2 तरीका होता है। एक तो आप स्प्रे करते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे के जरिए जाते हैं। बेसल डोज मतलब जैसे गोबर की खाद सड़ी हुई हो गई, तो अगर जैसे मान लीजिए आपका 5 साल का पौधा है, लगभग 20 से 40 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें डालना है। ये डिपेंड करेगा कैसी आपने कैनोपी मेंटेन की है। इसके साथ साथ और जैविक स्रोत हैं, जैसे सड़ी हुई मुर्गी की खाद हो गया, केंचुए की खाद हो गया। केंचुए की खाद लगभग 1 से 2 किलो, मुर्गी की खाद अगर आपके पास तो 4 से 5 किलो। ये सब मिक्स करके नीम की खली का भी उपयोग कर सकते हैं, बट ऐसी नीम की खली होनी चाहिए डीकॉटिकेटेड, मतलब जिसमें से तेल निकल गया हो। ऐसे केवल निम्बोड़ी को पीस के नहीं डालना है वरना वो उल्टा इफेक्ट दे देता है। तो इस टाइप के जैविक स्रोतों को प्लस जैसे एसएसपी हो गया, कुछ जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर नहीं होते हैं जिसको आप जमीन में डालते हैं उसको हम बेसल डोज बोलते हैं। और कुछ जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जिसको जमीन में ज्यादातर डालना अवॉइड करना चाहिए, उसको हम स्प्रे के फॉर्म में देते हैं। आपके पास जो भी स्प्रे, अनार का पेड़ छोटा होता है तो इवन बैटरी ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर भी काम करेगा, पावर स्प्रे भी काम करेगा। तो आप उसको छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव के जरिए करते हैं, उसको स्प्रे बोलते हैं। और जो बेसल डोज जमीन में डालते हैं आप खाद, उसको हम बेसल डोज बोलते हैं। और ये आपको पुष्पन से 3 से 4 महीने पहले से इसका बेसल डोज एक देना बहुत जरूरी है और एक बेसल डोज पुष्पन के समय देना जरूरी है, ताकि इसका पोषण तत्व, क्योंकि आज जो आप खाद डाल रहे हैं वो पौधे के अंदर पर्टिकुलरली जो आप गोबर की खाद सड़ी हुई डाल रहे हैं या आप केंचुए की खाद डाल रहे हैं, ये तुरंत पौधे को नहीं मिलता है। पौधे को इसको अपटेक करने में, यूटिलाइज करने में टाइम लगता है। इसलिए आपको तुरंत इफेक्ट चाहेंगे तो तुरंत इफेक्ट इसका नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से आपको तैयार रहना है इसके लिए। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता टेलीफोन लाइन पर है, आइए पूछ लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं। मेघा राणा, वेस्ट यूपी से बात कर रही हूँ। जी मेघा जी, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर सर को नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अनार के पेड़ को गमले में लगा के प्राप्त कर सकते हैं? इसकी जड़ कितनी गहराई तक जाती है और ये किसी मिट्टी में लगाना चाहिए? मिट्टी कैसी होनी चाहिए? एक पेड़ हमें कितने साल तक फल दे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जैसा हम जान रहे हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जमीन का अभाव रहता है। लोग गमले में किचन गार्डन या छत पे रूफ गार्डनिंग भी आजकल कर रहे हैं, बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो इसका मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि मिट्टी एकदम हल्की होनी चाहिए। जल जमाव अनार के लिए बहुत खतरनाक है। जो भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है, उसमें अनार का रोपण न करें तो ही बेहतर है। हल्की मिट्टी, मीडियम टेक्सचर सॉयल, लाइट टेक्सचर सॉयल, यही अनार के लिए बेहतर होगा। गमला अगर आप ले भी रहे हैं तो बड़े आकार का गमला लें, लगभग जिसमें 30 से 40 किलो आपका जो पॉटिंग मिक्सचर है वो आ जाए। और इसकी जड़ बहुत अंदर, इसका फीडिंग जो, क्योंकि इसमें आपको पता होगा फाइब्रस रूट से फीड होता है, और ये मोस्टली इसका फीडिंग जोन आप मान लें 2 क्यूबिक फीट, मतलब हर तरफ अगर 2 फीट की मिट्टी को आप अच्छे से मैनेज करें तो आप इसका ले सकते हैं। बहुत डीप रूटेड क्रॉप नहीं होता है अनार, ठीक है। तो आप बड़े गमले में इसको लगा सकते हैं और आप कोशिश कीजिए कि जल जमाव की स्थिति कभी ना हो। साथ में
जैविक स्रोतों के थ्रू, जैसे आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, मुर्गी की सड़ी हुई खाद, जो भी डालें, हम जनरली क्या करते हैं, जैसे किचन वेस्ट हुआ, ऐसा हुआ, हम ले जाके गमले में सीधे डाल देते हैं। वो बहुत नुकसानदायक है। जब तक उसको सड़ा ना लें, डिकम्पोज ना कर लें, कुछ भी सीधे ऐसे आप अगर गमले लगाए हैं तो उसमें भी ना डालें। बड़े गमले में आप इसको लगा सकते हैं, छोटे गमले में उतना अच्छा पुष्पन या वो नहीं आता है। घर में सजाने के लिए ऑर्नामेंटल टाइप भी पोमग्रेनेट होता है, जिसको हम नाना टाइप बोलते हैं, जिसमें वो बहुत छोटा होता है। इवन 10 साल का पौधा भी वो नेचुरल बोनसाई है, 2 से 3 फीट से ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसे आप घर में सजाने के लिए इस अनार को, उसमें छोटे छोटे अनार होंगे, छोटा छोटा पुष्प निकलेगा, तो ये नाना टाइप के पौधे होते हैं, रेड नाना, येलो नाना, ऐसे पौधे आप गमले में भी लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की कि अनार में जो है फल लगते लगते 30 महीने का समय लग जाता है। तो ऐसे में जो हमारे किसान मित्र हैं, जो सिर्फ अनार की ही बागवानी में मतलब अपने आप को पूरा टाइम उन्होंने लगाया हुआ है, तो उनके पास इनकम आती रहे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चलता रहे खेती बाड़ी में भी, तो वो उसके साथ क्या और कर सकते हैं अनार की खेती के साथ? कोई अंतर फसल भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसा मैंने शुरू में बताया कि अनार एक व्यावसायिक फसल है। मुख्य रूप से हम अनार, जहां जो भी किसान अनार लेता है, कि इसमें इतना प्रॉफिट इन्वॉल्व है कि हम लोग कोई और अंतर पीक लेने के लिए ऐसे सीधे रिकमेंड नहीं करते हैं। बट आप जैसे गेंदा हुआ, आप ऐसे प्लान कीजिए, गेंदा अच्छा है, आपका निमेटोड को ट्रैप करने का भी काम करता है, तो आप गेंदे की फसल को ऐसे लें कि उसकी तोड़ाई लगभग आजकल 60, 70, 80 दिनों में गेंदा तोड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कि किसी त्योहार के सीजन से, जैसे नवरात्रि है या दशहरा है, दिवाली है, उससे वो कंसाइड करे, तो आप गेंदे की अंतर पीक ले सकते हैं। मक्का हो गया, जो ग्रैमिनी फैमिली की क्रॉप है, उसका आप अंतर पीक ले सकते हैं बहुत आराम से। ड्रम स्टिक का अंतर पीक ले सकते हैं। ड्रम स्टिक जिसको सहजन आप बोलते हैं, इसका शेडिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, तो इसका भी अंतर पीक आप ले सकते हैं। बाकी आप कोशिश करें कि जैसे टमाटर हो गया, आपका बैगन हो गया, इसको अंतर पीक की तरह न लें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके निमेटोड, अनार भी निमेटोड के लिए काफी सेंसिटिव होता है, सूत्रकृमि की तरह के लिए। और ये आपके जो आपका बैगन हो गया, मिर्ची हो गया, इन सब में ये निमेटोड बहुत ज्यादा आता है। साथ में थ्रिप्स हो गया, कांदा हो गया, जिसको प्याज हम लोग बोलते हैं, इस टाइप की फसलें आप अवॉइड करें अनार में लेने के लिए। और जैसा मैंने बताया, गेंदा हो गया, मक्का हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, और जो ग्रैमिनी फैमिली के फसल हो गए, उनको आप ले सकते हैं अंतर पीक के तौर पे इसमें। अच्छा, जो लगाना चाहते हैं अनार के बाग, एक एकड़ में कितने पौधे लगभग आ जाएंगे? जी जी, देखिए, जो सिफारिशी दूरी है वो पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट और कतार से कतार की दूरी 15 फीट की है भगवा किस्म के लिए। क्योंकि ये जो दूरी है निर्भर करेगी आपकी मृदा कैसी है, आप कैसा प्रबंधन कर रहे हैं और कौन सी किस्म लगा रहे हैं। तो जैसे आप नासिक क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत से किसान भाई 12 फीट बाई 8 फीट पे भी लगाते हैं, जिसमें लगभग 440 पौधे प्रति एकड़ लग जाते हैं। पर जो सिफारिशी है भगवा के लिए 15 फीट बाई 10 फीट, उसमें आपके लगभग 296 पौधे एक एकड़ में आप लग सकते हैं, या 740 एक हेक्टेयर में लगा सकते हैं। तो ये निर्भर करता है, बहुत से किसान भाई आजकल हाई डेंसिटी के लिए जा रहे हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, तो 12 बाई 8 फीट। पर अगर आप पहली बार लगा रहे हैं, आपकी मृदा उतनी उपजाऊ नहीं है और आपको पहले अनार का अनुभव नहीं है, तो हम यही रिकमेंड करेंगे, जो सिफारिशी आपको की गई है 15 फीट बाई 10 फीट की, 15 फीट कतार से कतार और 10 फीट पौधे से पौधे की दूरी, उसी को पालन जी। डॉक्टर साहब, ये रावला से सुमन थी जो हमारे साथ जुड़ी थी, और इनका सवाल ये था कि इन्होंने कुछ पौधे लगाए हैं और उसमें फूल आ गए हैं लेकिन फल नहीं बन पा रहे हैं, वो तो उससे जुड़ी हुई समस्या है। देखिए, जैसा मैंने वही बताया कि जब भी आपको पुष्पन लेना है और अच्छी सेटिंग लेनी है, फूल तो आ जाएंगे अगर आप पहले से इसमें न्यूट्रिशन, जैसा मैंने बताया, आपको स्ट्रेस पीरियड से पहले, जब रेस्ट पीरियड है जिसको हम स्टोरेज फेज ही बोलते हैं, तो अनार का पूरा फसल चक्र आप देखें तो स्टोरेज फेज, स्ट्रेस फेज और क्रॉप फेज, 3 फेज होता है। तो जो स्टोरेज फेज है उस समय, जिसको रेस्ट फेज ही बोलते हैं, उस समय आपको एक बेसल डोज जरूर डालना है। फिर पौधे को स्ट्रेस फेज में पानी रोक देना है ताकि उसमें पत्ती अपने आप पीली पड़ जाए, और फिर आपका जब क्रॉप साइकिल शुरू हो तो हल्की छटाई करके हल्की सिंचाई करें जब तक फ्लावरिंग ना आ जाए। कोई भी केमिकल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फ्लावरिंग के समय न डालें, फ्लावरिंग जब पीरियड ओवर हो जाए तब डालें। हम लोग बेसिकली करते क्या है कि जब फ्लावरिंग लेना होता है उस समय पौधे का ध्यान देना ज्यादा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये सवाल आता है, जो सामान्य कोई भी पौधा उगा रहा है उसको ये पता नहीं है कि रेस्टिंग फेज कब है उसकी, बेसल कब दे, आप टाइम बता देंगे तो आसानी रहेगी। ये देखिए, इसमें क्योंकि अनार जो मुख्य अनार के उत्पादक क्षेत्र हैं, वहां जो इसको बहार रेगुलेशन बोलते हैं, तो साल भर फ्रेश पोमग्रेनेट रहता है। जैसे अम्बे बहार मैंने बोला, अम्बे मतलब जिसका आपका फ्लावरिंग पीरियड आम से कंसाइड करता है फरवरी मार्च की फ्लावरिंग, तो उसका हार्वेस्टिंग आपका जाके बरसात में होगा। कई जगहों पे हस्त बहार और मृग बहार भी, मृग बहार मतलब आपका रेनी सीजन में आप अगर फ्लावरिंग लेते हैं तो उसका हार्वेस्टिंग दिसंबर जनवरी में होता है। पर दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहार रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है, पर महाराष्ट्र और
वहां के किसानों को आप देखें गुजरात के या कर्नाटक के, तो कई क्षेत्र ऐसा है जहां अंबे बहार लेते हैं, कई क्षेत्र ऐसा है जहां पे मृग बहार लेते हैं, कई क्षेत्र ऐसा है जो हस्त बहार, जिसको हम विंटर से पहले का जो ऑटम पीरियड होता है उस समय फ्लाइंग लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका क्षेत्र कैसे, क्योंकि वहां ठंडी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। आप दिल्ली से क्षेत्र में हस्त बहार नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत पहले शुरू हो जाती है, ठंडी ज्यादा पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक मंथ नहीं बताया, ये बाहर से बाहर निर्भर करेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्त हो रहा है और आज हमारे कार्यक्रम का विषय अनार की वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंत में हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि हमारे जो भी किसान हैं, मित्र हैं जिन्होंने अनार के जो बाग लगाए हैं, उसमें वो वैज्ञानिक तकनीक कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में हम आपसे ये जानना चाहेंगे। क्या चीजें हैं? जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा पानी नहीं लगना चाहिए, तो आप रेस्ड बेड पे मतलब बेड बना के प्लांटिंग करें। लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा बेड बनाने के बाद ही उसके ऊपर प्लांटिंग करें। पौधा हमेशा आप सर्टिफाइड नर्सरी से ही लें, अदरवाइज आप पूरी मेहनत करेंगे बाद में पता चलेगा कि वो रंगीन वाले प्रजाति नहीं थी या वो जंगली प्रजाति थी। उसके साथ साथ इसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग, मतलब शुरू के समय में जब फ्लावरिंग आप नहीं ले रहे हैं तो इसका जो ट्रेनिंग है, कैनोपी मैनेजमेंट है, उस पर पूरा ध्यान रखें कि स्ट्रांग फ्रेमवर्क हो। 3 to 4 स्टेम, मल्टी स्टेम इसमें किया जाता है। सिंगल स्टेम थोड़ा जो नए किसान भाई हैं उनके लिए मुश्किल होगा, तो मल्टी स्टेम इसमें पौधे को विकसित करें। लगभग 3 से 4 ही मेन मुख्य शाखाएं रखें जो चारों दिशाओं में फैली हों, इसका ध्यान रखें। साथ में जब आपको मैंने जैसे बताया बेसल डोज, फिर इसमें प्रूनिंग, जब आपको फ्लावरिंग लेना हो, जब फ्रूटिंग लेना हो तो प्रूनिंग, जैसे 2 बार प्रूनिंग इसमें हम करते हैं। एक बार गहरी छटाई करते हैं, जो हमारा स्टोरेज फेज है उस समय हम गहरी छटाई करते हैं, और एक बार हल्की छटाई जब करते हैं जब हमको फ्लावरिंग लेना हो, तो हल्की मतलब केवल टिपिंग करते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से छांट देते हैं ताकि ग्रोथ हार्मोन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और पौधे अच्छे से हो जाए। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारियां दी और इतने धैर्य से हमारे सभी श्रोताओं को आपने सुना, उन सभी के सवालों का जवाब दिया। आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंकार, हम उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी से हमारे जितने भी किसान मित्र हैं जिन्होंने अनार के बाग लगाए हुए हैं, वो कम लागत में वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अच्छी फसल का उत्पादन लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। और घड़ी की सुई से मिल गया है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है हमारा, तो आज्ञा लेते हैं सभी श्रोताओं को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।